नमस्कार दोस्तों, जोहार। तो ये है वी पॉइंट डिजिटल कोचिंग सेंटर, जहाँ पे क्लास 9, 10, 11, 12 के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। और मैं हूँ विकास कृष्ण मंडल। आज हम लोग बात करेंगे एक वर्तमान में देश की सबसे बड़ी मुद्दा बनी हुई है इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। राजनीतिक दल से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक यह चर्चा का विषय बना हुआ है और हर लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड और क्यों इसकी इतनी चर्चा हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या। तो इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया है। मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से किसी भी राजनीतिक दल को चंदा दिया जाता है। ठीक है। इसकी शुरुआत हुई 2017 में। इस योजना को सरकार ने 29 जनवरी 2018 को कानूनन लागू कर दिया। यह एक वचन पत्र की तरह है जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कोई भी कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से खरीद सकता है और अपनी पसंद की किसी भी राजनीतिक दल को चंदा दे सकता है। तो यह है इलेक्टोरल बॉन्ड। अब हम लोग देखेंगे कि इस योजना की शुरुआत कब हुई। तो इस योजना की शुरुआत 2017 में की। इस योजना को सरकार ने 29 जनवरी 2018 को लागू कर दिया। इस योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक राजनीतिक दलों को धन देने के लिए बॉन्ड जारी कर सकती है। ठीक है। इस योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक राजनीतिक दलों को धन देने के लिए बॉन्ड जारी कर सकता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कितने रुपए के बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड में कितने रुपए के बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं। तो इस योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक की निर्दिष्ट शाखाओं से 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये में से किसी भी मूल्य के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं। किन्हें चंदा दिया जा सकता है। कोई नागरिक या कोई कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से किसे चंदा दे सकते हैं या किसे चंदा दिया जा सकता है। तो केवल उन्हीं राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दिया जा सकता है जिन्होंने किसी लोकसभा या विधानसभा के पिछले आम चुनाव में 1% से अधिक वोट लाया हो। तो इलेक्टोरल बॉन्ड उसी को दिया जा सकता है, उसी राजनीतिक दल को दिया जा सकता है जिसने पिछले लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में कम से कम 1% से अधिक का मतदान प्राप्त किया हो। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर विवाद क्यों हो रहा है। ऐसा क्या है जो इस इलेक्टोरल बॉन्ड पर इतना विवाद छिड़ा हुआ है। ठीक है। इस इलेक्टोरल बॉन्ड के अगेंस्ट में एक जया ठाकुर जो कांग्रेस के नेता, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म समेत 4 लोगों ने याचिका दाखिल की। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए गुपचुप फंडिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करती है। यह सूचना के अधिकार का भी उल्लंघन करती है। ठीक है। किसे कितना चंदा प्राप्त हुआ। इस इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पिछले 5-6 वर्षों में किन्हें कितनी राशि प्राप्त हुई चंदा के रूप में। तो एक रिपोर्ट के हिसाब से 2016-17 और 2021-22 के बीच कुल 7 राष्ट्रीय और 24 क्षेत्रीय दलों को इस माध्यम से 9,188 करोड़ रुपये प्राप्त हुए चंदा के माध्यम से। कुल चंदे में से लगभग 5,272 करोड़ रुपये यानी करीब 58% राशि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मिली। कांग्रेस को इस माध्यम से करीब 952 करोड़ रुपये जबकि तृणमूल कांग्रेस को 767 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। फिर हम लोग देखते हैं अब तक इस इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर कब क्या हुआ और अब तक
क्या हुआ। 15 फरवरी को शीर्ष अदालत ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया। तो हमारा देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है उन्होंने 15 फरवरी को चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 को सभी चुनावी बॉन्ड खरीद का विवरण 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई ने याचिका दायर की थी और कहा था कि उसे 30 जून 2024 तक का समय दिया जाए ताकि वो इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारियां कोर्ट में रख सके। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया और चेतावनी दी है कि अगर 12 मार्च यानी कि आज शाम तक इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी नहीं दी जाएगी तो एसबीआई के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई भी की जाएगी। तो देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो भी दिशा निर्देश दी गई है एसबीआई को, उसके बाद आगे क्या होती है, राजनीतिक दलों के बीच क्या उठापटक होती है, बहुत कुछ होना बाकी है। एक तरह से यह पूरे देश की नज़र इस पर टिकी हुई है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जोहार।